नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। यूक्रेन जंग के 1000 दिन पूरे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बदला परमाणु हमले से जुड़ा कानून। अब मिसाइल हमले के जवाब में परमाणु हमला कर सकता है रूस। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप का आरोप, तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन। कहा हार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए यूक्रेन को दी अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी। यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्रेमलिन का बयान, जल्द किया जाएगा तारीखों का ऐलान। G20 में बोले पीएम मोदी, जंग से दुनिया में खाने का संकट, गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर। जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों, जॉर्जिया मेलोनी समेत कई बड़े नेताओं से हुई मुलाकात। G20 के दौरान चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। लद्दाख सीमा पर गतिरोध खत्म होने के बाद हुई पहली हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहा प्रदूषण। लाहौर और मुल्तान में AQI 2000 के पार पहुंचा। दोनों शहरों में पूरी तरह से लगा लॉकडाउन। एलन मस्क के रॉकेट ने लॉन्च किया इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2। इससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बेहतर। हवाई यात्रा के दौरान कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल। पंजाबी सिंगर गैरी संधू पर ऑस्ट्रेलिया में हुआ हमला। शो के दौरान स्टेज पर चढ़ा हमलावर और संधू का गला पकड़ लिया। अभद्र इशारा करने पर भड़का था। और अब आज की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। रूसी सेना ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उस वक्त रूस को ये उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इस युद्ध में उसके सामने ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। लेकिन तकरीबन 3 साल से यूक्रेनी सेना रूस के हर हमले का करारा जवाब दे रही है और यहाँ तक कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से जो मदद मिल रही है उसने पुतिन सरकार की नींद उड़ा दी है। हालांकि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका में सरकार बदलने पर नीतियों में भी बदलाव होगा और ट्रंप शासन में अमेरिका से यूक्रेन को मिल रही मदद पर विराम लग सकता है। अपने चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप कई बार ये बात बोल भी चुके हैं कि वो चाहें तो एक दिन में ही रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। अब आपको बताते हैं 1000 दिन से जारी रूस यूक्रेन जंग की पूरी कहानी। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 को जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया वो 2014 में शुरू हुए रूसो यूक्रेनी युद्ध का एक बड़ा विस्तार था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे घातक संघर्ष है। 2024 तक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 41 मिलियन की आबादी में से लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख यूक्रेनी लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित होना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2023 तक 8.2 मिलियन से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके थे, जिससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। साल 2021 के अंत में रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया था और यूक्रेन पर नाटो के मिलिट्री अलायंस में शामिल होने पर पाबंदी लगाने समेत कई मांगें जारी की थीं। यूक्रेन पर हमला करने की योजना होने से बार बार इनकार करने के बाद आखिरकार 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विशेष सैन्य अभियान यानी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि ये डोनेट्स्क और लुहांस्क के रूस समर्थित अलग गणराज्यों का समर्थन करने के लिए था, जिनके अर्धसैनिक बल 2014 से डोनबास संघर्ष में यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे। पुतिन ने यूक्रेन की वैधता को एक देश के रूप में चुनौती देने वाले अप्रवासी और नव साम्राज्यवादी विचारों का समर्थन किया। ये दावा भी किया गया कि यूक्रेन पर रूसी अल्पसंख्यकों को सताने वाले नवनाजियों का शासन था और कहा कि रूस का मकसद यूक्रेन को सैन्यीकरण और नाजीवाद से मुक्त कराना है। बेलारूस से राजधानी कीव की तरफ उत्तरी मोर्चे पर, क्रीमिया से दक्षिणी मोर्चे पर और
डोनबास से खार्किव की तरफ पूर्वी मोर्चे पर रूसी हवाई हमले और जमीनी हमले शुरू किए गए। यूक्रेन ने मार्शल लॉ लागू किया, एक सामान्य लामबंदी का आदेश दिया और रूस के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। अप्रैल 2022 तक रूसी सैनिक यूक्रेन के कई उत्तरी इलाकों और राजधानी कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए थे, लेकिन कड़े प्रतिरोध और सैन्य चुनौतियों का सामना करने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में रूस ने डोनबास में एक हमला शुरू किया और विनाशकारी घेराबंदी के बाद मारियोपोल पर कब्जा कर लिया। रूस ने मोर्चे से दूर सैन्य और नागरिक ठिकानों पर बमबारी जारी रखी और सर्दियों के महीनों में पावर ग्रिड पर हमला किया। 2022 के अंत में यूक्रेन ने दक्षिण और पूर्व में सफल जवाबी हमले किए, जिससे खार्किव प्रांत का ज्यादातर हिस्सा आज़ाद हो गया। इसके फौरन बाद रूस ने 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले प्रांतों के अवैध कब्जे का ऐलान कर दिया। नवंबर 2022 में यूक्रेन ने खेरसॉन को आज़ाद कर दिया। फिर जून 2023 में यूक्रेन ने दक्षिण पूर्व में एक और जवाबी हमला किया, लेकिन उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। 2024 की पहली तिमाही में शुरू में छोटे लेकिन स्थिर रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने अगस्त में रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में सीमा पार से हमला शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किया है। यूक्रेन पर रूस के हमलों की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और यूक्रेन से रूस की पूरी तरह वापसी की मांग की थी। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया और यूरोप परिषद ने रूस को निष्कासित कर दिया। कई देशों ने रूस और उसके सहयोगी बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को मानवीय और सैन्य सहायता मुहैया करवाई। यहां तक कि बाल्टिक देशों और पोलैंड ने रूस को आतंकवादी राज्य घोषित कर दिया। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए। रूस में भी लोगों ने इस युद्ध के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया, लेकिन रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और मीडिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। रूसी हमलों के कारण नागरिकों पर भी नरसंहार के आरोप लगे। यूक्रेन एक कृषि प्रधान देश है। जंग के चलते यहाँ खेती बाड़ी ठप हो गई और शिपिंग में भी रुकावट आई, जिससे दुनिया के खाद्य संकट में बढ़ोतरी हुई, जबकि युद्ध की वजह से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और यूक्रेनियन के खिलाफ नरसंहार की जांच भी शुरू की। यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के हमलों के चलते लाखों नागरिक अब भी बड़े पैमाने पर मौत, विध्वंस और हताशा से जूझ रहे हैं। 1000 दिन से जारी रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने सोमवार को एक बार फिर चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र में राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों की प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो ने सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए हिंसक टकराव का अंत करने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति और एकजुट होकर कोशिश करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि रूसी महासंघ ने फरवरी 2022 में पूरी तरह से यूक्रेन पर यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए किया था। 1000 दिन बीत चुके हैं। ये युद्ध बिना रुके जारी है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों को ये घातक लड़ाई अपने लपेटे में ले रही है। अनुमान है कि इस लड़ाई में अब तक कम से कम 12,164 आम लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 600 से ज्यादा बच्चे हैं। 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन हताहतों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। यूएन की अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने बताया कि इस हफ्ते के अंत में रूस ने यूक्रेन के सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन के जरिए ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ है। रोजमेरी ने कहा कि यूक्रेन में बेहद अहम नागरिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
उन्हें तबाह किया जा रहा है, जो कि अनेक यूक्रेनी नागरिकों को बुनियादी ज़रूरतों से वंचित कर रहा है। तकरीबन 580 मेडिकल केंद्र क्षतिग्रस्त या बर्बाद हो चुके हैं और बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मियों और फ्रंटलाइन मोर्चे पर डटे राहत कर्मियों के हताहत होने की खबरें हैं। कम से कम 1358 शिक्षण केंद्रों यानी स्कूल कॉलेजों को भी नुकसान पहुंचा है। अब अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगी देशों ने उसे रूस के अंदर लंबी दूरी के मिसाइल हमलों की इजाज़त दे दी है। इसके मद्देनज़र रोजमेरी डिकार्लो ने जोर देकर कहा कि सभी पक्षों को आम नागरिकों की सुरक्षा और उनका बचाव सुनिश्चित करना होगा, भले ही वो कहीं भी हों। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अब उन देशों की सूची में शामिल है जहां बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंग का इस्तेमाल किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश के 1/4 हिस्से में बारूदी सुरंग बिछी होने की आशंका है, जो कि स्विट्जरलैंड के आकार से 4 गुना बड़ा इलाका है। रोजमेरी डिकार्लो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गंभीर चिंताओं के बावजूद इस युद्ध के चलते परमाणु हादसे का जोखिम भी वास्तविक है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्लांट और बाकी संवेदनशील जगहों पर सैन्य गतिविधि होने की खबरें हैं। ऐसी किसी भी घटना के नतीजे विनाशकारी होंगे और इस आशंका से हम सभी को खौफ होना चाहिए। सभी पक्षों के लिए यह जरूरी है कि परमाणु सुरक्षा और सलामती के लिए जिम्मेदारी के साथ कदम उठाए जाएं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि तकरीबन 3 साल से जारी इस युद्ध में अभी तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इनमें सैनिक भी हैं और आम लोग भी हैं। इसलिए हमें युद्ध रुकवाने के लिए काम करना होगा, लेकिन रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और तटस्थ रहे। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र मान ले। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित वापसी की गारंटी देगा। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, योग, बॉलीवुड और लोकतंत्र। भारत और ब्राजील के बीच मजबूत होते रिश्तों की यही बुनियाद हैं। G20 समिट का आयोजन इस बार ब्राजील में हुआ। इस समिट में शिरकत के लिए ब्राजील दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। यही नहीं, पीएम मोदी जब राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले तो दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट भी साफ नजर आई। ब्राजील के साथ भारत के तकरीबन 75 साल पुराने डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, लेकिन 21.72 करोड़ आबादी वाले इस देश में महज 4000 भारतीय रहते हैं। लेकिन ब्राजील में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है। योगा, बॉलीवुड और डेमोक्रेसी 3 ऐसे अहम पहलू हैं जो दोनों देशों को मजबूती से जोड़े हुए हैं। ब्राजील और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते हैं, तो वहीं दोनों देश सांस्कृतिक तौर पर भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2015 में जब पहली बार इंटरनेशनल योग दिवस मनाया गया तो ब्राजील के 12 शहरों में भी इसका आयोजन हुआ था। ब्राजील में योग और आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाली एक बड़ी आबादी है। योग का क्रेज ऐसा है कि 2017 से रोजाना ब्राजील स्थित भारतीय एम्बेसी में योग सिखाया जाता है। ब्राजील की संसद में योग के महत्व पर स्पेशल सेशन का भी आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा ब्राजील के लोगों की भारतीय संस्कृति, धर्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिलॉसफी में भी काफ़ी दिलचस्पी है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भक्ति वेदांता फाउंडेशन के अलावा कई आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों ने ब्राजील में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बॉलीवुड ने भी ब्राजील में अपनी जड़ें खूब जमाई हैं। ब्राजील का इतिहास म्यूजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी से लबरेज रहा है। वैसे तो ब्राजील की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हॉलीवुड का दबदबा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले बॉलीवुड ने भी ब्राजील में अहम प्रगति की है। साल 2009 में ब्राजील में पुर्तगाली भाषा में प्रसारित एक सोप ओपेरा भारत एक प्रेम कथा काफ़ी हिट रहा। इस कार्यक्रम में भारत के अंतरजातीय रोमांस को दिखाया गया था।
जिसमें न सिर्फ ब्राजीलियन एक्टर्स भारतीय गानों पर थिरकते दिखाई दिए बल्कि हिंदी बोलते भी नजर आए। इस सीरीज को ब्राजील में बेहद प्यार मिला। 3 करोड़ से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने वाले इस कार्यक्रम के बाद ब्राजील के लोगों की भारतीय संस्कृति और सिनेमा में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ी। ब्राजील की दिग्गज फिल्मकार सुजाना अमाराल भी खुद को हिंदी फिल्मों की शौकीन बताती रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 70 के दशक से भारतीय फिल्में देखती रही हैं। ब्राजील में भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मई 2014 में ब्राजीलियन पोस्ट ने भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्राज़ील में काफ़ी माना जाता है। ब्राज़ील की सरकार और एनजीओ अपने देश के नागरिकों, खासतौर पर छात्रों, युवाओं और पुलिस को अहिंसा के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते रहे हैं। दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ब्राज़ील भी भारत की ही तरह डेमोक्रेटिक मूल्यों को तरजीह देता है। शांति, सहयोग और निरंतर विकास भारत और ब्राज़ील के आपसी रिश्तों की बुनियाद हैं। भारत के साथ ब्राज़ील भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करता रहा है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ और न्याय संगत ऊर्जा ट्रांजिशन के साथ साथ कई वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों का रुख और प्राथमिकता एक जैसी ही रही है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।